The Perseverant IAS। करते हैं हम अपने करंट अफेयर के सेशन को जो कंटिन्यू चल रहा है स्टैटिक के साथ लिंक करके। आपको बता देना चाहेंगे शुरुआत में ही कि सारे करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक लिंक करके बताना होता है आपको, और आपको बेस से लेके एडवांस तक का यहाँ पर नॉलेज मिल जाता है किसी भी टॉपिक का, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। लगातार वैसे क्वेश्चन को उठाए जा रहे हैं, वैसे न्यूज़ के फॉर्मेट को उठाया जा रहा है जिससे आपका बीपीएससी 70 फोकस्ड है, ठीक है। याद रखिएगा कि बीपीएससी 70 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका अभी एग्ज़ाम है क्यू में है बीएसएससी, ये सारे टॉपिक के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पार्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, इसलिए आप इसका नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक आपको पढ़ने से ही लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के ज़रिए करंट अफेयर को और जीएस को देखते हैं। चलिए तो देखिए पहले टॉपिक क्या क्या है। एंथियोपॉड यूरोप का एक पॉट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट ये अभी जान लेंगे हम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका आप चर्चा सुनते ही हैं, हर दिन ये न्यूज़ में रहता है। एक रिपोर्ट आया है, किसके थ्रू आया है ये रिपोर्ट, इसको देखेंगे। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट, ये न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट को पूरा देखेंगे। इंडिया ओमान रिलेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी जगह कुछ और देखेंगे। और ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी कराया गया है पिछले वाले करंट अफेयर में। तो जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एंट्रियोपॉड द मेन गेटवे फॉर कोकीन इनटू यूरोप। क्यों फेमस है ये पॉट, आपको अब समझ में आ गया कि कोकीन की एंट्री जो है यूरोप में, पूरे यूरोप में इसी पोर्ट से होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पोर्ट कहाँ है। एंट्रियोपोर्ट द मेन गेटवे फॉर कोकीन इनटू यूरोप इज लोकेटेड इन बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, नेदरलैंड में। फ्रांस भी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कमेंट करके बताइए कुछ। बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस तरह के शिप से जो है, इस तरह के शिप्स को क्या बोलते हैं, केप साइज शिप, ये ध्यान में रखिएगा। इसी शिप से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसमें, सी में, ठीक है। देखिए यूरोपियन यूनियन लॉन्च अ यूरोपियन पोर्ट अलायंस लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, यूरोपियन यूनियन के थ्रू, ऑन द हार्मोनाइज मेथड टू कॉम्बैट ड्रग स्मगलिंग। यूरोप में जो बढ़ते हुए ड्रग स्मगलिंग है उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है यूरोपियन पोर्ट अलायंस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है प्रैक्टिस सेट पे बीपीएससी के। टू हार्मोनाइज मेथड टू कॉम्बैट ड्रग स्मगलिंग, किसके लिए हुआ है, ड्रग स्मगलिंग को कम्बैट करने के लिए। इन्फिल्ट्रेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप एट पोर्ट्स, ठीक है। इस पोर्ट पे जो है क्रिमिनल ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसको कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। और ये पोर्ट है कहाँ, बेल्जियम में। लोकेशन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कोकीन इनटू यूरोप, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कहाँ से ये सब एंट्री होता है ये आपको बताया जा चुका है। और फिर यहाँ पे आपको ये जान लेना है कि फ्रांस क्यों अभी न्यूज़ में है और क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के आपके प्रेसिडेंट जो है आपके आए थे कहाँ, 26 जनवरी के फंक्शन में, ठीक है। और है कौन ये, मैक्रॉन है, एमेनुएल मैक्रॉन, इसके यहाँ के जो क्या है प्रेसिडेंट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और फ्रांस के बारे में आप जान लीजिए एक चीज़, इससे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए फ्रांस की ये लोकेशन रही। और बेल्जियम की किससे किससे लगता है, बेल्जियम की कैपिटल याद रखिएगा ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल्स आपकी कैपिटल है बेल्जियम की। और इससे लोकेटेड कंट्री को याद रखिएगा, इसके नॉर्थ में नेदरलैंड है, वेस्ट से साउथ में फ्रांस है, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपसे पूछा जा सकता है। और इसके ईस्ट में जर्मनी है, ठीक है। अब फ्रांस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि फ्रांस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ जो है आपको यहाँ के प्रेसिडेंट अभी आपके यहाँ आए थे। और यहाँ के पीएम कौन है, तो गैब्रियल अटल जो है यहाँ के आपके पीएम है, ये ध्यान में रखिएगा। और एमेनुएल मैक्रॉन जो है यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रांस से इम्पॉर्टेंट ये है कि 53% पॉपुलेशन यहाँ की नो रिलीजन, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। 35% यहाँ जो है आपको क्रिश्चियनिटी है, 11% इस्लाम है, ठीक है। और 0.5% बुद्धिज़्म है,
ठीक है, और 0.5% ही जैनिज्म है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। और करेंसी यहाँ की आपको मालूम होनी चाहिए, करेंसी यहाँ की यूरो है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और फ्रांस की जो गवर्नमेंट है सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और बेल्जियम में आपके 3 लैंग्वेज चलता है, एक आपका फ्रेंच, ठीक है, उसके बाद आपको बेल्जियम में डच एंड इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज जो है बेल्जियम की है, ये जान के रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। साथ में आप ये याद रखिएगा फ्रांस से कि फ्रांस में जो है यूनिलैटरल सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये कि इसके अपर हाउस को जो है आप क्या बोलते हैं, फ्रांस के अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, इसके नेशनल असेंबली, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बीएसएससी वगैरह में पूछता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और टाइम जोन भी पूछता है, तो टाइम जोन जो है यहाँ का 12 टाइम जोन है, और प्लस एक अंटार्कटिका का अगर ऐड कीजिएगा तो 13 है टाइम जोन, तो टोटल 13 टाइम जोन है। कहाँ? फ्रांस में। ये सब फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। फ्रांस अभी 26 जनवरी को आपके यहाँ मेहमान बन के आए थे इसके प्रेसिडेंट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी, वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट, ठीक है। ईडी का नाम आपने कंटिन्यू सुन रहे होंगे अभी। ईडी जो है आपको पूरे साल न्यूज़ में रह रही है आजकल, तो इसके बारे में ये अभी भी न्यूज़ में है, क्यों है ये भी बताएंगे। पहले आपको ये बताना है कि ये किसके अंडर काम करती है, यहाँ से सवाल होना स्वाभाविक है, पॉलिटी का आपको बेस बनाकर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होगा आपको। तो ईडी किसके अंदर काम करती है? ईडी सबसे पहले बनी कब थी आपकी? ईडी जो है 1 मई 1956, ठीक है, लेकिन एक्टिवली इसने काम करना कब शुरू किया? गवर्नमेंट बॉडी है ये ध्यान में रखिएगा आप, गवर्नमेंट बॉडी है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 1999 फेमा एक्ट, ठीक है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। दूसरा ये 2002 में एक और काम इनको दिया गया। 2002 में आपको इनको एक काम मिला, PLMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA 2002, ठीक है। और फिर 2018 में इनको मिला फिगरेटिव एक्ट, यानी जो ऑफेंडर है, जो पैसा लेके बैंकों का पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी यही अब नज़र रखने वाली हो गई। कौन? आपकी ईडी। ये 2018 से इनको दिया गया टास्क, ठीक है। इसीलिए जो है अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। किसी भी अकाउंट में अनसर्टेन एंट्री देखने को मिलेगा, इलीगल अमाउंट, इलीगल एंट्री, फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज की एंट्री, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब जो है आपको ईडी अब उस पर नज़र रख रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया? ईडी के थ्रू 2002 में, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आपका फीमा, ये आपको 1999 में, और इसके बाद एक और ईडी ही देखती है जो आपको फिगरेटिव, ठीक है, भगौड़े, इनको हिंदी में वर्ड इनके लिए भगौड़ा यूज़ होता है, ये आया आपको 2018 में, ठीक है। कोई भारत सरकार का पैसा या फिर आपको बैंकों का पैसा लेके अगर बाहर जाते हैं तो इनके थ्रू जो है फ़िल्टर किया जाता है, इनके थ्रू उन पे कार्रवाई होती है। ये आप इसके लिए सबसे पहले ईडी है, ये भी ईडी के थ्रू, ये भी ईडी के थ्रू होता है, ठीक है। और ये काम किसके तरफ से करती है, किसके इशारे पे करती है, कौन बॉडी इसको कंट्रोल करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर, ठीक है। निर्मला सीतारमन इसकी यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर यही है निर्मला सीतारमन, ये ध्यान में रखिएगा। अभी ये क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि अभी मौजूदा जो सरकार है उनको सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इसके मिसयूज़ की वजह से स्टेट और सेंटर का रिलेशन ख़राब हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में आई हुई है। तो आपको इससे रिगार्डिंग जो भी चीज़ आपको बताया गया वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन होगा। ये न्यूज़ में क्यों है इससे क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड से जो आपको 3 एक्ट बताया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होगा आपका। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और याद रखिएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट स्टैट्यूटरी है। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू बनी है। स्टॉप मिसयूज ऑफ ईडी के कारण ये जो है न्यूज़ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे जो है बहुत गहरा असर पड़ सकता है अगर ईडी का मिसयूज हुआ। स्टेट और सेंटर का रिलेशन जो है ख़तरे में आ जाएगा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ग्रोइंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एजेंसी लाइक डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रॉप्स, ठीक है, इम्पैक्ट फेडरलिज्म साउथ एंड इम्पार्शियल मैकेनिज्म, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ईडी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये वही चीज़ है किसके अंदर काम करती है? इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा, इस पैराग्राफ से स्टेटमेंट बनेगा आपके एग्जाम का और क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ईडी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी गई और इम्पॉर्टेंट है सब जानकारी जो भी दिया गया। एजुकेशन से लेकर एक और सर्वे, इससे पहले भी एक सर्वे आपको पढ़ाया है एजुकेशन से रिलेटेड। सारा सर्वे जो एजुकेशन से रिलेटेड है सब इम्पॉर्टेंट है, आपसे वहाँ से क्वेश्चन होता है करंट अफेयर में, ठीक है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर 2021 to 22, ठीक है, कवरिंग ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। रिपोर्ट रिलीज बाय, किसके थ्रू ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है बताना है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, यूजीसी, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल ऑफ ओपन स्कूल, NIOS, ठीक है। तो बताइए, पहले आंसर दीजिए आप, किसके थ्रू ये आया है आपको? यूजीसी के तहत कि NIOS के तहत? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये इसका करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये होता है और ये साल 2011 से हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साल 2011 से, 18 क्यों लिखा रहा है यार, 2011 से ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लास्ट ये सर्वे है 2021-22 का, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू लाया गया है। NIOS ये बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू 1989 में, इसका याद रखिएगा। UGC ये 28 दिसंबर 1956 UGC एक्ट के तहत बनाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग आपको कई बार बताया गया है, 1 जनवरी 2015 किसको रिप्लेस किया था इसने? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है और ये डेट वगैरह याद इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो डेट अगर याद रहेगा तो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस रिपोर्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन फॉर 21-22। अब एजुकेशन इसके रिपोर्ट से कुछ इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जिससे स्टेटमेंट बन के आपको BPSC 70 के लिए क्वेश्चन हो सकता है एनुअली सिंस 2011 से, ये याद रखिएगा पहली बात। दूसरा ये कि हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में इंक्रीमेंट देखा गया है। पहले 4.14 करोड़ लोग एंट्री लिए थे, अभी 4.33 करोड़ लोग एंट्री लिए हैं। 19 लाख स्टूडेंट के इंक्रीमेंट दिखा है। उसके बाद आप देखिए कि ओवरऑल फीमेल इनरोलमेंट में भी इंक्रीज हुआ है, फीमेल का इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है। पहले 21-22 में 2.01 था प्रीवियस ईयर, यानी 20-21 का, याद रखिएगा 20-21 में इतना था और 21-22 में ये हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट तैयार हो सकता है यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन अब BPSC में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये आप ध्यान रखिए, स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन बन रहा है। और ST शेड्यूल ट्राइब के इनरोलमेंट में भी 65.2% इनरोलमेंट हुआ है, जो कि पहले साल 2014-15 के कंपैरिजन में इस बार 27.1 लाख ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा समेटे हुए है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपका?
PM inaugurate Diamond Jubilee celebration and launches technology initiative for Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव किया गया है, किसके थ्रू लॉन्च हुआ है? पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू हुआ है। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है और ऑप्शन में CGI का नाम डाल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। CGI जो है आपके यहाँ पे मौजूद है और प्रेसिडेंट का भी नाम डाल के आपसे इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है। PM Narendra Modi inaugurated the Diamond Jubilee celebration of Supreme Court introducing citizen centric tech initiative। ये इनिशिएटिव भी याद रखिएगा, इसका नाम डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से है या कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन उस टाइम पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स एंड डिजिटल कोर्ट 2.0, ये आप याद रखिएगा। इस तरह से ये दूसरा प्रोग्राम है, इससे पहले भी कुछ लॉन्च हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे कि अब जो है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के तहत आपका जो कोर्ट है इसकी साइट जो है बाइलिंगुअल काम करेगी, दोनों लैंग्वेज में। ध्यान देने वाली बात यह है कि 75 ईयर किसको हो गया है? आपके सुप्रीम कोर्ट को हो गया है, जिसको लेकर ये इनिशिएटिव किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंडिंग हुआ है, नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी पैसे दिए गए हैं एक्स्ट्रा 800 करोड़, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इस इनिशिएटिव को याद रखिएगा, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट DGSCR, ये आपसे सिर्फ ये लिखेगा और इसका पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान में रखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि SCR किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ठीक है। डिजिटल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अब आपको उसके साइट पे दिखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी है और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पार्ट 5 में मेंशन है ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पार्ट 5 में आपको स्टार्ट है 124 से 147, ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो है आपका क्या स्टार्ट होता है वो आप बताएं कमेंट करके। सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस, यानी टोटल काउंट याद रखिएगा 34 है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑलरेडी। 33 जजेस होते हैं और एक आपके CGI, इनको मिला के टोटल काउंट 34 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाम यहाँ पर मेंशन है इनका, धनंजय यशवंत आपके CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से याद रखने वाली बात यह भी है कि आपका आर्टिकल यहाँ से 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, SC के लिए। तो हाई कोर्ट के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल? ये आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है 212 से 232 तक, ठीक है। हालांकि 232 रिपील्ड हो चुका है, 232 तक, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 212 से, ठीक है। और 233 से आपका कौन सा स्टार्ट होता है? 233 से आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 233 से स्टार्ट होता है और 237 पर ख़त्म होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पूरी इंडियन जुडिशरी का आर्टिकल आपको याद रखना ज़रूरी है, कहाँ से कौन स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके BSSC वगैरह में बनता है और BPSC में थोड़ा आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनता है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हाई कोर्ट टोटल बात करें तो कितने हैं इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट तो आपका एक ही है। हाई कोर्ट का इतिहास आपके इंडिया में क्या है? टोटल हाई कोर्ट कितने हो गए आपके इंडिया में? लास्ट हाई कोर्ट कौन सा है आपका? ये सारी स्टैटिक जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आपका साल 2019 में बना है, 2 हाई कोर्ट बना है, एक आपको तेलंगाना में और एक आपका AP आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और टोटल आपका 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला वाला कब बना था? 1862 में, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 3 था आपका, कौन कौन? आपको कोलकाता, ठीक है, मद्रास और आपका मुंबई, ये 3 आपके 1862 में थे। इसके बाद आपका 1866 में इलाहाबाद, ठीक है। और बिहार का आप ध्यान में रखिएगा, बिहार में आपको 1916 पटना हाई कोर्ट, ठीक है। और लेटेस्ट का आपको बता दिया 2019 में आंध्र प्रदेश में 25वां बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्टैटिक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आगे नेक्स्ट देखिए, तन्मय अग्रवाल अभी न्यूज़ में है क्योंकि रणजी में इन्होंने एक अलग कारनामा कर दिया है। 160 बॉल पे 323 रन, जो कि फास्टेस्ट 300 रन है। किसके थ्रू बनाया गया है? तन्मय अग्रवाल के थ्रू। कहाँ के हैं ये? हैदराबाद के हैं, ये याद रखिएगा।
और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट मारा है? अरुणाचल प्रदेश के इन द रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप गेम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि KM करियप्पा जयंती 2024। KM करियप्पा कौन थे ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जयंती 2024 में 28 जनवरी को मनाया गया है इनकी जयंती। वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फील्ड मार्शल आपके M करियप्पा, द इनॉग्रल कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इनॉग्रल जब आपकी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बनी थी तभी आपके KM करियप्पा जो थे कमांडर थे इसके, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पहले आपके चीफ कमांडर हैं KM करियप्पा, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और 28 जनवरी को इनका जो है जयंती है, ये ध्यान में रखिएगा। 1989 में ये जो है को पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा BPSC 70 में, इससे क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये जनवरी में हुआ है और सितंबर 30 में आपका एग्ज़ाम है। तब तक आपका ये जो है आपका मटेरियल बन जाएगा। बाईलैटरल एक्सरसाइज है और बाईलैटरल एक्सरसाइज एक आपको ज़रूर पूछता है कौन? आपका BPSC। ठीक है, और चूँकि ये अभी मंथ के शुरुआत में ही हो गया है तो उस टाइम तक ये उसके लिए मटेरियल बन जाएगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर या तो 6 महीने पीछे का या 6 महीने आगे का पूछा जाता है। अगर आप दे रहे हैं कंटिन्यू तो आपको पता होगा ये चीज़, तो इसी बेस पर हम ये बता रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कारण इसके इम्पॉर्टेंट होने का ये है कि ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट एवर। ठीक है, और जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट एवर होता है वो आपका एग्ज़ाम मटेरियल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका लोकेशन याद रखिएगा कि राजस्थान में, और किसके किसके बीच हो रहा है? आपको सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में हो रहा है। और इसका नाम याद रखिएगा, सादा तंसीक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बाईलैटरल है। 3 तरह का एक्सरसाइज आपको बता चुके हैं, डोमेस्टिक, बाईलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी चीज़ यहाँ पे बताया गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट था सब। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम आपको परेशानी नहीं होगी करंट अफेयर के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।